सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़े बड़े सुपर पावर्स ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन है, और उसी टेक्नोलॉजी को भारत ने हकीकत में बदल कर दिखा दिया है। 50 अरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अमेरिका, जापान, यूरोप, इन सब देशों ने मिलकर इतना पैसा इस टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह बहाया और फिर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नहीं है, और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर पिक्चर में आता है भारत, जहां उन देशों ने 50 अरब डॉलर खर्च किए, वही काम, वही टेक्नोलॉजी भारत ने 1 अरब डॉलर से भी कम में कर दिखाया। ये सच में कमाल की कहानी है, जिद की, लगन की और हमारी शानदार इंजीनियरिंग की। तो आइए इस अनोखे सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी परमाणु उपलब्धि की जो हाल ही में हुई है। फिर हम जाएंगे भाभा के मास्टर प्लान पर। उसके बाद 3 चरणीय ईंधन चक्र को आसान भाषा में समझेंगे। ऊर्जा सुरक्षा और प्लूटोनियम का क्या एंगल है ये भी देखेंगे। और आखिर में भारत का जो अंतिम लक्ष्य है, थोरियम एंड गेम, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हुआ क्या है? देखिए, 7 अप्रैल 2024 को कलपक्कम में भारत के एक खास रिएक्टर, जिसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब ये क्रिटिकलिटी क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो रिएक्टर का इंजन स्टार्ट हो गया है, वो अब काम करने लगा है। और इसी के साथ भारत अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में आधिकारिक तौर पर दाखिल हो चुका है। और ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। सबसे खास बात तो ये है कि ये रिएक्टर पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। इस कामयाबी के साथ भारत अब रूस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा ऐसा देश बन गया है जो कमर्शियल स्केल पर इस तरह का रिएक्टर चला रहा है। मतलब ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। इस पूरी कहानी की शुरुआत, इसकी नींव आज से लगभग 70 साल पहले रखी गई थी, और इसके पीछे थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सोचिए, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर था। पूरी दुनिया परमाणु ऊर्जा को डर और शक की नज़र से देख रही थी, और उस वक्त डॉक्टर भाभा आने वाली सदी के लिए भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की योजना बना रहे थे। क्या दूरदृष्टि थी! डॉक्टर भाभा ने कहा था, एक सभ्यता तभी जीवित रहती है जब वो ऊर्जा का उपयोग करना सीखती है। उनके लिए यह सिर्फ एक बिजली का प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सभ्यतागत मिशन था। मतलब एक सभ्यता को जिंदा रखने का मिशन। उनका साफ मानना था कि किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है। और यही सोच इस पूरे कार्यक्रम का आधार है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना लंबा और महत्वाकांक्षी है। ये कोई 5-10 साल की योजना नहीं है, बल्कि लगभग 100 साल का एक महायज्ञ है। शुरुआत हुई 1950 के दशक में चरण 1 के साथ, फिर 2004 में चरण 2 के रिएक्टर का निर्माण शुरू हुआ, और अब 2024 में 70 वर्षों के बाद वो रिएक्टर आखिरकार सक्रिय हो गया है। अगला लक्ष्य है 2060 के बाद चरण 3 शुरू करना। इस दौरान कितनी सरकारें आईं गईं, देश ने युद्ध देखे, आर्थिक संकट झेले, लेकिन ये मिशन ये कभी नहीं रुका। तो अब आते हैं इसके तकनीकी पक्ष पर। ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक चरण में जो चीज बेकार यानी कचरा समझी जाती है, वही अगले चरण के लिए सबसे कीमती चीज यानी ईंधन बन जाती है। आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए बस 2 शब्दों को अच्छे से समझना जरूरी है, फिसाइल और फर्टाइल। फिसाइल पदार्थ को आप चिंगारी की तरह समझ सकते हैं, जैसे यूरेनियम 235। यह अपने आप चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। और फर्टाइल पदार्थ को आप सूखी लकड़ी की तरह समझिए, जैसे थोरियम। इसमें ऊर्जा की अपार शक्ति छिपी है, लेकिन ये खुद से जल नहीं सकती। इसे जलाने के लिए उस चिंगारी की जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए ये चक्र कैसे चलता है। पहले चरण में हम प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इससे ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है प्लूटोनियम। अब दूसरे चरण में यही प्लूटोनियम हमारे दूसरे रिएक्टर का ईंधन बन जाता है। ये ब्रीडर रिएक्टर बिजली बनाता है और साथ में 2 कमाल की चीजें करता है। एक, और ज्यादा प्लूटोनियम बनाता है, और दूसरा, थोरियम को एक नए जादुई ईंधन में बदल देता है, जिसका नाम है यूरेनियम 233। और आखिर में तीसरे चरण में
यही यूरेनियम 233 भारत के विशाल थोरियम भंडार को इस्तेमाल करने की चाबी बन जाएगा। ये एक आत्मनिर्भर चक्र होगा जिससे लगभग असीमित ऊर्जा मिल सकती है। अब यहाँ से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये जो दूसरे चरण का रिएक्टर है ना, इससे दो बहुत जरूरी चीजें निकलती हैं। एक तरफ तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलता है और दूसरी तरफ प्लूटोनियम। और हाँ, हर तरह का प्लूटोनियम एक जैसा नहीं होता। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। एक होता है रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम, जिसका काम है रिएक्टरों में ईंधन की तरह इस्तेमाल होना और बिजली पैदा करना, और दूसरा होता है वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये परमाणु हथियारों का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब अगर भारत के प्लूटोनियम भंडार की बात करें तो पश्चिमी मीडिया के जो सार्वजनिक अनुमान हैं उनके मुताबिक भारत के पास लगभग 700 किलो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम है और 10 से 11 टन रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम है। यहां यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ये पश्चिमी मीडिया के अनुमान हैं। भारत ने इन आंकड़ों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक अकेला ब्रीडर रिएक्टर इतनी क्षमता रखता है कि वो सालाना लगभग 150 किलो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम बना सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत का जो आधिकारिक पक्ष है, जो आधिकारिक लक्ष्य है, वो हथियार बनाना नहीं, बल्कि तीसरे चरण के लिए जरूरी ईंधन यानी यूरेनियम 233 तैयार करना है। मतलब रिएक्टर को इस तरह से चलाया जा सकता है कि वो या तो ज्यादा ईंधन बनाए या ज्यादा प्लूटोनियम। और यही यूरेनियम 233 वाली बात हमें इस पूरी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पे ले आती है, भारत का थोरियम एंड गेम। इस पूरे 100 साल की योजना का जो आखिरी और सबसे बड़ा मकसद है, वो है भारत के अपने विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करना। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन पूरी दुनिया का लगभग 17% थोरियम अकेले भारत के पास है। जी हाँ, और ये ज्यादातर हमारे समुद्री तटों की रेत में पाया जाता है। ये जो कुदरती खजाना है, ये भविष्य की ऊर्जा दौड़ में भारत को एक जबरदस्त फायदा देता है। तो इन सब चीजों का मतलब क्या निकलता है? अनुमान ये है कि अगर भारत अपने थोरियम भंडार का पूरा इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है, तो अगले 700 सालों तक देश की ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। 700 साल, यही है असली ऊर्जा आज़ादी। हाँ, ये बात भी सच है कि इस आखिरी चरण तक पहुंचने के लिए उसका ईंधन तैयार करने में अभी भी 30 से 40 साल और लगेंगे। तो 70 साल के इस लंबे सफर के बाद भारत अपने 100 साल पुराने सपने को हकीकत में बदलने के बहुत करीब पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ये तकनीक पूरी तरह से काम करने लगेगी, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा और शक्ति के समीकरण को, उसके समीकरणों को किस तरह से हमेशा के लिए बदल कर